हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीलियम एटम प्रॉब्लम बाय यूजिंग पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीलियम एटम को समझते हैं। क्या होता है हीलियम एटम? एक ऐसा एटम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, 2 न्यूट्रॉन्स हों, 2 प्रोटॉन्स हों और एक न्यूक्लियस हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीलियम एटम के लिए हैमिल्टोनियन को लिखेंगे। तो वो हैमिल्टोनियन की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? -h²/2 म्यू। ये म्यू की जगह पे यहाँ पे एम भी यूज़ करते हैं, ये मास के लिए यूज़ होता है। ब्रैकेट स्टार del1² प्लस del2², ये लैप्लेशियन ऑपरेटर्स हैं। -ZE² 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस E²/r12। जो ये हमारे पास इतना पोर्शन है, ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है हैमिल्टोनियन। ये इतना हमारे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, सॉरी यहाँ पे गलती से एटम लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, और जो लास्ट वाला पार्ट है ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन की वजह से जो हैमिल्टोनियन मीन्स एनर्जी होगी वो है ये। ठीक है, तो टोटल हैमिल्टोनियन हमारे पास किसके इक्वल लिखते हैं हम? H0 प्लस H', यानी कि अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम के लिए हमने एनर्जी की वैल्यू लिखी थी, वो क्या लिखी थी? -Z²E²/2a0। यही हमारे पास E1 के इक्वल थी और E2 के इक्वल भी थी, जहाँ पे a0 की वैल्यू क्या थी? h²/μe²। E है हमारे पास अनपर्टर्ब पार्ट के लिए है ये चीज़ हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या आएगा? Z²E²/a0। अब हमने पढ़ा था कि जो भी हम वेरिएशनल मेथड से या किसी भी पर्टर्बेशन थ्योरी से डिस्कस करते हैं किसी एटम प्रॉब्लम को, तो हम एक ट्रायल वेव फंक्शन लेके चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ψ1s यहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन होगा। तो ψ1s R1 यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस में सेकेंड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वेव फंक्शन है उन दोनों का सम होगा। वो क्या किस चीज़ के इक्वल होगा? Z³/πa0³ e⁻⁻z R1 प्लस R2/a0। तो टोटल एनर्जी होगी हमारे पास, वो किस चीज़ के इक्वल होगी? जो हमारे पास ये अनपर्टर्ब पार्ट था, एनर्जी ई लिखी थी हमने, ये वाली एनर्जी प्लस में कोलम्ब्स अट्रैक्शन भी तो होगी उसमें, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उन दोनों एनर्जीज का सम होगा। ठीक है, तो ई हमारे पास क्या होगा? E0 प्लस Q, जहाँ पे Q क्या है? एनर्जी ड्यू टू कोलम्ब्स अट्रैक्शन, जिसकी वैल्यू हम क्या से लिखेंगे? इंटीग्रेशन ψ1s² R1 के लिए और E²/r12 ψ1s का स्क्वायर R2 d³r1 प्लस d³r2। ये हमने इंटरेक्शन वाली ही एनर्जी ली है, जैसा कि पीछे बताया था, इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास ये एनर्जी आएगी, तो वही एनर्जी का यूज़ किया हमने यहाँ पे भी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये साई जो हमने वेव फंक्शन लिया था, इस वेव फंक्शन की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 टर्म्स आ जाएंगी, Z³/πa0³, क्योंकि इस वाली टर्म के लिए भी हम पुट करेंगे ψ1s की वैल्यू और इस वाली टर्म के लिए भी पुट करेंगे, R2 के लिए भी। तो इधर से ये कॉमन निकाल लेंगे हम, तो क्या आएगा? Z³/πa0³, इसका स्क्वेयर, साथ में ये E² भी हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया? डबल इंटीग्रेशन आएगा यहाँ भी। अंदर क्या बचा? e⁻⁻2z ब्रैकेट स्टार R1 प्लस R2/a0 डॉट 1/r12 और d³r1 इंटू d³r2। अब हमने इस अंदर वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, 1/r12 बाहर लिख लिया हमने एज इट इज़, और ये R1 वाली टर्म को सेपरेट कर दिया दोनों, और R2 वाली को अलग से लिख दिया। अब ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, ये कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है? बाय कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन एज अ स्फेरिकल चार्ज क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन को हम स्फेरिकल चार्ज क्लाउड मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब हम स्फेरिकल चार्ज क्लाउड मान रहे हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे पास जो ये वाली टर्म होगी एनर्जी की e⁻⁻2z R1/a0, ये होगी हमारे पास फर्स्ट चार्ज क्लाउड के लिए डेंसिटी, और जो सेकंड वाली R2 वाली टर्म होगी वो होगी हमारे पास दूसरे चार्ज क्लाउड के लिए डेंसिटी। ठीक है, ये इंटीग्रल
कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डबल सम ओवर द स्पेस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ चार्ज डेंसिटी बाय अ फैक्टर R12। जैसा कि हमने पीछे लिखा हुआ था उसी टर्म को हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया है कि R12 के साथ इन चार्ज क्लाउड डेंसिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन कर दी है हमने, तो वो इंटीग्रल इस चीज़ के इक्वल है। देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ओवरलैपिंग चार्ज क्लाउड। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम इंटरेक्शन एनर्जी के वाली टर्म का डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा स्फेरिकल शेल का वो R1 रेडियस के साथ और चार्ज डेंसिटी के साथ वो कांस्टेंट होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी जब R1 की वैल्यू R2 इन्फिनिटी के बीच में होगी, यानी कि R1 बड़ा होगा R से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी 4 पाई R1 स्क्वेयर e रेज़ टू पावर -2z R1 बाई A0 dR1 1 बाय R1, यानी कि ये वैल्यू, ठीक है। और अगर R ग्रेटर देन होगा R1 से, यानी कि R1 की वैल्यू 0 टू R के बीच में लाई करेगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी 4 पाई R1 स्क्वेयर e रेज़ टू पावर -2z R1 बाई A0 dR1 इंटू में 1 बाय R1। अब R1 के ऊपर जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसी पॉइंट R पे R1 की वजह से जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसकी वजह से जो पोटेंशियल आया वो उसके लिए सोल्व करेंगे। अब सिर्फ हम R1 वैल्यू के लिए सोल्व करेंगे। तो फाई ऑफ R क्या आ जाएगा 4 पाई बाई R 0 टू R इंटीग्रेशन R1 का स्क्वेयर e रेज़ टू पावर -2z R1 बाई A0 dR1 प्लस 4 पाई R टू इन्फिनिटी R1 e रेज़ टू पावर -2z R1 बाई A0 dR1। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बाय पार्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 4 पाई बाई R R1 के स्क्वेयर e रेज़ टू पावर -2z R1 बाई A0 बाई -2z बाई A0, और इसकी लिमिट लगेगी 0 टू R, फिर यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन 0 टू R, तो 2R1 e रेज़ टू पावर -2z R1 बाई A0 बाई -2z बाई A0, ये वाली टर्म क्लोज, प्लस 4 पाई R1 e रेज़ टू पावर -2z R1 बाई A0 बाई -2z बाई A0 R2 इन्फिनिटी। पीछे वाली टर्म के साथ क्या आएगा फिर -R2 इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर 2z R1 बाई A0 बाई -2z बाई A0 dR1, ठीक है। अब आगे हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई बाई R A0 बाई 2z R स्क्वेयर e रेज़ टू पावर -2z R बाई A0 -2R e रेज़ टू पावर -2z R1 बाई A0 बाई 2z बाई A0 0 टू R, यहाँ पे लिमिट पुट होगी इस वाली टर्म में, प्लस 2 e रेज़ टू पावर -2z R1 बाई A0 बाई -2z बाई A0 का स्क्वेयर माइनस 4 पाई A0 बाई 2z माइनस R e स्क्वेयर z R बाई A0 प्लस e रेज़ टू पावर -2z R बाई A0 बाई -2z बाई A0, ये टर्म आएगी, ठीक है। इस सब सारी टर्म को अगर हम सोल्व कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी कि यहाँ पे भी हम लिमिट्स वगैरह पुट कर देंगे, तो हमारे पास लास्ट में जो टर्म आएगी सोल्व करने के बाद वो क्या आएगी 5R जो हम लेके चले थे वो किसके इक्वल आएगा -4 पाई बाई R A0 बाई 2z का क्यूब 2 माइनस 2 प्लस 2z R बाई A0 e रेज़ टू पावर -2z R बाई A0। अब हम जो पीछे इक्वेशन लेके चले थे ये साई स्टार वाली Q की वैल्यू जो आई थी हमारे पास, इस इक्वेशन में यहाँ पे D क्यूब R2 की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई R2 का स्क्वेयर dR2, Q की वैल्यू क्या आएगी Z क्यूब बाई पाई A0 क्यूब का स्क्वेयर E स्क्वेयर। ये टर्म्स जो ये वाली टर्म है R1 वाली के लिए हमने सॉल्व किया, ये सारी टर्म हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा Q की वैल्यू क्या आएगी Z क्यूब बाई पाई A0 क्यूब का स्क्वेयर E स्क्वेयर 4 पाई A0 बाई 2Z का क्यूब इंटीग्रेशन 1 बाई R2 2 माइनस 2 प्लस 2Z R2 बाई A0 e रेज़ टू पावर -2Z R2 बाई A0 मल्टीप्लिकेशन 4 पाई R2 का स्क्वेयर e रेज़ टू पावर -2Z R2 बाई A0 dR2।
इस सारी टर्म को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में यानी कि ये इंटीग्रेशन वाली टर्म भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो लास्ट टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, सिर्फ 5z⁻² अब हमने डिस्कस किया था कि जो टोटल एनर्जी होगी वो तो हमारी अनपर्टर्ब पार्ट के लिए और प्लस पर्टर्ब पार्ट के लिए एनर्जी, ठीक है। तो E क्या आएगी हमारे पास, E0 + Q। E की वैल्यू तो हमने क्या ली थी वहाँ पीछे, z² - z² E²/A0 + 5/8 ze²/A0। यहाँ से E²/A0 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, z - 5/8। ये हमारे पास परटर्ब्ड एनर्जी होगी हीलियम एटम के लिए। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, बस इतना ही टॉपिक था। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।